आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। और चलिए स्टार्ट हो चुका है महाआगाज सीटेट का और लेकर के चलेंगे आज की इस महा शानदार क्लास में, जहां आपको आज आप देख सकते हैं, आज आपको कुछ ऐसे प्रश्न जहां पे आपको मतलब विषय वस्तु के प्रश्न, भारत की जनसंख्या, मतलब आज की क्लास का यह प्रयास होगा कि वे प्रश्न जो भूल कर गलती से एक आध प्रश्न बाहर जाते हैं, वो प्रश्न कैसे कवर करें। ऐसे प्रश्न जो आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं, वो किस चैप्टर से कनेक्ट होते हैं, उसको कैसे सहायक चैप्टर के अंतर्गत उसको कन्वर्ट करके कनेक्ट करके पढ़ा जाए। चलिए आज का ये महाआगाज शुरू करते हैं। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी लोगों को शुभ संध्या। चलिए सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी लोगों को शुभ संध्या। और चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये आपका क्लास। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए देखिए, आपको एकदम बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रश्न आज आपको मिलेंगे, जहां पर आप देखेंगे जनगणना से भी प्रश्न आज लिया हूं, टीम खेती, पट्टा चित्रकारी, दिलीप तिर्की। ये देखिए मतलब वो डायमेंशंस जो आप बार बार कहते थे कि नहीं सर एनसीईआरटी को भी शामिल किया जाना चाहिए, एनसीईआरटी को भी एक विशेष फोकस होना चाहिए। तो हां अब होगा। और लेकिन हां, मैं आपकी हर बात मानता हूं, आपकी हर बात को मैं स्वीकार करता हूं। आप जो कहते हैं वैसे मैं दिशा दे देता हूं आपके तैयारी को, लेकिन मेरा भी ख्याल रखना आपका काम है। एक बार सभी लोग तुरंत शेयर कर दीजिए और शेयर करिए, मैं क्लास को प्रारंभ करता हूं। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, तब तक हम प्रश्न दिखा देते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए, चाहे वो ब्लड रिलेशन का हो, चाहे ये देखिए पक्षियों से हो, चाहे ये पशुओं से हो, चाहे सांप स्लाथ, मतलब एकदम पूरी तरीके से। और ये चीजें देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे, ये देखिए आंसर की सहित मैंने पूरा यहाँ पे कन्वर्ट कराया कि पीडीएफ भी आपको कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो सारी बातें होंगी। एक बार आप शेयर कर दें, कक्षा को प्रारंभ किया जाए और चला जाए आगे की ओर। चलिए तैयार है। शुरुआत में कुछ सरल शिक्षण के प्रश्न लिया हूं ताकि सरल प्रश्न भी इग्नोर ना होने पाए, और लगातार एनसीईआरटी पर बातचीत करते हुए इस क्लास का महाआगाज किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र बनाने के चरण का सही क्रम क्या है। मतलब एक शिक्षक को प्रश्न पत्र बनाना है और वह प्रश्न पत्र के निर्माण के क्रम पर वह किस क्रम का अनुसरण करेगा, वह किस क्रम के अनुसार वह प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा। ए कह रहा है कि शिक्षक रूपरेखा ब्लूप्रिंट प्रश्न लिखना, प्रश्न का संपादन करना करेगा। बी कह रहा है रूपरेखा प्रश्न लिखना ब्लूप्रिंट और प्रश्न का संपादन करेगा। सी कह रहा प्रश्न लिखना रूपरेखा ब्लूप्रिंट और प्रश्न पत्र संपादन करना। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए इस एक चैप्टर का हम आपको धड़ाक से रिवीजन करा देते हैं। देखिएगा यहां आइए, एक शिक्षक जब प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहा हो तो उसका दायित्व है कि सबसे पहले वह बनाए क्या, रूपरेखा या डिजाइन बनाए। क्या करे वह, रूपरेखा या डिजाइन बनाए। रूपरेखा डिजाइन का मतलब क्या हुआ, तो दोस्त देखो आप याद रखना, इस तरीके से खाका बना दिया, इस तरीके से खाका बना दिया, ये देखिए ऐसे इस तरीके से चीजें कर दी गई। तो ये देखिए एक यहां पर बन गया क्या, रूपरेखा डिजाइन। तो सबसे पहला कार्य यही है कि आपको प्रश्न पत्र का निर्माण करना है, तो आप एक शिक्षक के तौर पर सबसे पहले, एक शिक्षक के तौर पर सबसे पहले आप बनाएंगे रूपरेखा या डिजाइन। दूसरा नंबर होता है कि शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए क्या, तो शिक्षक के द्वारा बनाया जाना चाहिए ब्लूप्रिंट। जैसे हमें कक्षा 3 के लिए पेपर बनाना है, कक्षा 3 की पुस्तक उठाया और देखा पाठ यहां पर भरा जो है कि पाठ, यहां पाठ 1 2 3 4, यहां पर लिखा प्रश्न की संख्या 2 3 2 1 हमको लेना है। फिर हमने बोला सकारात्मक प्रश्न 1 2 1 2 ऐसे। फिर हमने पूछा नकारात्मक प्रश्न 1 2 1 1 0। फिर हमने दिया अंक, आपको इस पर देना है, इस पर नहीं देना है, इस पर देना है, इस पर नहीं देना है। इस तरीके से मतलब रूपरेखा या डिजाइन के आधार पर मिली जानकारी को भर लेना ही क्या कहलाता है, बताओगे, ब्लूप्रिंट कहलाता है। और शिक्षक को तीसरे क्रम पर जाना चाहिए, ब्लूप्रिंट उठाया और इसके माध्यम से प्रश्न को क्या कर लिया, तो प्रश्न लिखना। फिर चौथे नंबर पे जो प्रश्न की कमियां हो, त्रुटियां हो, उसको दूर करिए। इसी को कहा जाता है क्या करना, प्रश्नों का संपादन करना।
प्रश्नों का संपादन करना, और पांचवा होता है अंक योजना बनाना। पांचवा क्या होता है, ये क्रम याद रखिएगा। अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं इसका मतलब है, स्क्रीनशॉट लिए, अंक योजना बनाना कि किस पर नंबर देना है, किस पर नहीं देना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चले। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल। तो अब देखिए, रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, प्रश्न लिखना, प्रश्नों का संपादन, अंक योजना, ये प्रश्न पत्र बनाने का चरण है। आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा था। जैसे ही हम प्रश्न के पास जाते हैं तो देखिए, अब एकदम बिल्कुल इससे किसी प्रकार का प्रश्न घुमाए आप कर लोगे। पहले नंबर पर रूपरेखा बनाया जाता है, इसमें है, इसका मतलब सी और डी गया कट। दूसरे नंबर पर ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, इसमें प्रश्न लिखना है, इसका मतलब बी कट गया, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखा ना, ऐसे करना है आपको, ऐसे कि एक शिक्षक सबसे पहले रूपरेखा या डिजाइन बनाएगा, दूसरे नंबर पर ब्लूप्रिंट का निर्माण करेगा, मतलब रूपरेखा डिजाइन को किताबों से भरेगा, फिर किताबों को उठा करके ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न को लिखेगा, फिर वो प्रश्नों की त्रुटियों कमियों को दूर करेगा। अब अंक योजना आपके प्रश्न में नहीं है, नहीं तो आपका पांचवा जुड़ जाता, अंक योजना बनाना। चलिए, मैक्सिमम का जवाब आ रहा है, मैक्सिमम का जवाब आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है मेरे शेरों, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आइएगा प्रश्न नंबर 2 के क्रम पर चलते हैं। क्या कह रहा है, ये आ गया महत्वपूर्ण प्रश्न। ये कारण बताओ प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं, तो कह रहा ये कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं, परंतु इसका उत्तर एक सीमा के अंदर दिया जाता है, मतलब आपको सीमित दायरे में रह करके प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। क्या रहा है, क्या ये अपसारी प्रश्न होते हैं, कह रहा क्या अभिसारी प्रश्न होते हैं। सी कह रहा है ये बी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं होते हैं। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे कि ये कारण बताओ प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर एक सीमा के अंदर दिया जाता है। तो देखो, जहां एक सीमा के अंदर प्रश्न दिया जाता है, हम उसको कहते हैं बद्ध अंत वाले प्रश्न। कैसे कहते हैं, बद्ध अंत वाले प्रश्न। बद्ध अंत का मतलब होता है बधे दायरे में, आपका सीमा निर्धारित है, आप उस सीमा के बाहर नहीं जा सकते, इसी को आप क्या बोलोगे, बद्ध अंत वाले। और बद्ध अंत वाले प्रश्नों को ही कहा जाता है कैसा प्रश्न, आप कहोगे अभिसारी कहा जाता है। क्लियर हुआ। और जो सीमा नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, जैसे हमने आपसे पूछा विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया, आपको 5 जून ही बताएंगे एक सीमा के अंदर। या मैं आपसे पूछ ही लूं कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आप हर हाल में कहोगे कि 5 जून को मनाया जाता है। बधे हुए मैंने पूछा आज का दिन कैसा रहा, तो आप कहोगे, तो आप अपना पढ़ा रहे क्या बताएं, सुबह निकले ये हो गया, शाम को ये हो गया, अरे ये ऐसे हो गया। मतलब ऐसे अपसारी प्रश्न हो गए जिसका उत्तर एक शिक्षक या बालक मुक्त होकर के, मतलब स्वतंत्र, यहां पर स्वतंत्र रूप से देता है, तो उसको कहा जाता है आपका कौन से प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न। और इसी मुक्त अंत वाले प्रश्नों को क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो इसी को कहा जाता है अपसारी प्रश्न। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा, चलिए एक बार हम आपके पहले कमेंट देख लें, किधर की ओर जा रहे हैं आप। क्या बात है, मैक्सिमम का जवाब, बिल्कुल मैक्सिमम का जवाब राइट जवाब जा रहा है, बिल्कुल मैक्सिमम का जवाब राइट है। चलिए बिल्कुल मैक्सिमम सही जवाब बता रहे हैं, बिल्कुल। तो अब देखिए, इसमें 2-3 बातें याद रखिएगा। आपसे यह भी कह सकता है कि एक सीमा के अंदर दिए जाने वाले प्रश्न कहेगा अभिसारी, मतलब बद्ध अंत वाले अभिसारी होते हैं, और कह सकता है मुक्त अंत वाले अपसारी होते हैं, और इसी को उलट पलट करके पूछ सकता है। सीधा एकदम यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भाई एक सीमा में देना है बद्ध अंत वाले, लेकिन ये कठिन टाइप के प्रश्नों में उलझाता है, इसको एकदम बिल्कुल साफ रखो दोस्त, बिल्कुल स्पष्ट रखो आप कि एक सीमा के अंदर तो अभिसारी मतलब बद्ध अंत बधे दायरे में, अपसारी मतलब मुक्त अंत बिल्कुल स्वतंत्र होकर के, तो ये आपका हो गया ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए
कौन बोल रहा है कि दत्तिया यादव, कौन बोल रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास है? बोलना नहीं दोबारा अभी ये सब बात, फालतू बातें। चलिए, वह प्रश्न जो दो वस्तुओं के मध्य तुलना प्रकट करता है उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है कि तुलना प्रकट करने वाले प्रश्नों को, वह प्रश्न जो तुलना प्रकट करे दो चीजों में, कहे कि निम्नलिखित में से बताओ कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। कह रहा है कि रंग के आधार पर अंतर करो, बता रहा है कि गंध के आधार पर अंतर करो, मतलब तुलना कराए, वह तुलना वाले प्रश्न किसे कहेंगे? कह रहा अभिसारी कहेंगे, अपसारी कहेंगे, तथ्यात्मक कहेंगे, और कह रहा कि क्या मूल्यांकन वाले प्रश्न करेंगे। तो आप जानते हो, देखिए आपने अभी जान लिया मुक्त अंत बद्ध अंत, मतलब ये दो का दोनों आप अच्छे समझ चुके हैं। देखिए, तथ्यात्मक प्रश्न वे होते हैं जो एक निश्चित तथ्य पर आधारित होते हैं। जैसे भारत कब आजाद हुआ? अब 26 जनवरी 1950, उसका उत्तर क्या है? एक तथ्य है। भारत कब स्वतंत्र हुआ? आप बताओगे कि 15 अगस्त 1947। महात्मा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? आप बताओगे 2 अक्टूबर को। ये सब के सब तथ्यात्मक होंगे। और मूल्यांकन वाले प्रश्न, ये इसी को कहा जाता है, कैसे प्रश्न? तुलना करने वाले प्रश्नों को कहा जाता है मूल्यांकन वाले। भाई मूल्यांकन का मतलब कि समझ पता करना। अब ये कहा गया कि गणित की अपेक्षा रीजनिंग सरल होती है। बताओ क्या रीजनिंग की अपेक्षा गणित सरल होती है? तुलना करने वाले प्रश्न है। और ये इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे, ये प्रश्न आपके रखे जाते हैं मूल्यांकन वाले प्रश्नों में। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर, चलिए प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण शिक्षण की वह विधि जिसमें बालक को पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके पश्चात नियम बताए जाते, क्या है? आगमन विधि, निगमन विधि, अन्वेषण विधि, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताते रहिए, तब से ध्यान से सुनिए। देखिए, कह रहा बच्चों में तर्क का विकास करने वाली विधि। प्रश्न कहता है कि बच्चों में वैज्ञानिकता का विकास, बच्चों में वैज्ञानिकता का विकास करने वाली विधि कौन सी है? तो ये 2 के आधार पर ट्रिक याद रखिएगा, अन्वेषण विधि आपका जवाब होगा। निगमन में पहला शब्द नी है, मतलब इसमें पहले नियम बताया जाता है, तत्पश्चात उदाहरण। मतलब ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले आएगा नियम और तत्पश्चात आएगा क्या? उदाहरण। और इधर ध्यान दीजिएगा, निगमन में पहले नियम और आगमन में पहले उदाहरण, और उसके पश्चात क्या? उसके पश्चात नियम। तो देखो, बताओ, अपने से बताइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने से उत्तर बताइए भाई, अपने से उत्तर बताइए। लेकिन हाँ, एक बात और, तो चाहे जितना मेहनत करें, एक बार शेयर नहीं करेंगे आप, मतलब मेरी बात मानेंगे नहीं आप यार। 2 मुश्किल से 30 सेकेंड लगता है, जो आपका टीचिंग ग्रुप हो, जहां बीएड बीटीसी, एक बार से थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? कल की क्लास में देखा ना, आज रिफॉर्म किया, एक बार अगर शेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? और तो कुछ नहीं कह रहा हूं, इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं। एक बार सभी लोग करिए शेयर, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण की वह विधि जिसमें बालक को पहले उदाहरण, तो पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके पश्चात नियम। तो पहले उदाहरण फिर तत्पश्चात नियम, यह विधि कहलाएगी आगमन विधि। अगर यही होता कि नियम के पश्चात उदाहरण, तो यह विधि हो जाती निगमन विधि। और कहता तर्क का विकास, वैज्ञानिकता का विकास, तो यही विधि हो जाती अन्वेषण विधि। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आएंगे प्रश्न नंबर 5, पर्यावरण शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। कह रहा नियोजन का सिद्धांत पर्यावरण का सिद्धांत नहीं है। कह रहा क्या रुचि का सिद्धांत नहीं है। कह रहा क्या प्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या पूर्वाग्रह का सिद्धांत नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, नियोजन का सिद्धांत। मतलब एक शिक्षक को शिक्षण का कार्य करने से पहले, एक शिक्षक को कक्षा में जाकर के शिक्षण का कार्य करने से पहले वह क्या पढ़ाना है, किस प्रकार पढ़ाना है, कैसे उदाहरण लेने हैं, बच्चे के परिवेश की जानकारी, पूर्व ज्ञान कैसे जुड़ेगा, इसकी एक बना ली जानी चाहिए क्या, योजना।
ये तो पर्यावरण शिक्षण का सिद्धांत हुआ। रुचि का सिद्धांत, एक शिक्षक शिक्षण का कार्य करते समय हमेशा जोड़ करके पढ़ाए बच्चे के किस्से, बच्चे के पूर्व ज्ञान से, और अगर शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ता है तो बच्चे उसकी कक्षा में लेंगे क्या, रुचि। तो क्या हमने हमेशा तो आपको बताया है ना कि शिक्षक को पढ़ाते समय पूर्व ज्ञान को जोड़ करके पढ़ाना चाहिए, ये होगा सही। प्रेरणा का सिद्धांत, एक शिक्षक शिक्षण का कार्य करते समय बच्चे को सीखने के लिए अंदर से क्या कर रहा है, अंदर से तैयार कर रहा है या अंदर से अभिप्रेरित कर रहा है। अंदर से क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है या अंदर से अभिप्रेरित कर रहा है। तो अंदर से तैयार कर रहा है मतलब भाई अभिप्रेरणा क्या होती है, किसी कार्य को करने की आंतरिक इच्छा। आप बच्चे को मोटिवेट करिए, बच्चा जब स्वतः अंदर से किसी कार्य को करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो ये भी तो बात सही है भाई। अंदर से इच्छा होगी तो बच्चा उस कार्य को, उस व्यवहार को लंबे समय तक करेगा, और अगर नहीं होगी तो नहीं करेगा। पूर्वाग्रह का सिद्धांत, मतलब हम जो जानते हैं यही अंतिम सत्य है, हम और सामने वाले की बात ही नहीं मानी। कोई बात होती है क्या, मतलब हम जो जानते हैं यही अंतिम सत्य है, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। तो क्या हमको ये इस तरीके का पढ़ाना है क्या? हमने कभी बोला क्या कि इस तरीके से आप पढ़िए? आपका जवाब होगा नहीं। इसका मतलब नहीं, आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी। और जब नहीं सही है तो पूछा है नहीं में उत्तर पूछा है, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न नंबर 6, ज्ञान निर्माण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? ए कह रहा है कि अनुभव की आवश्यकता पड़ती है, बी कह रहा है कि क्या अवधारणा का बनना, मतलब बच्चे में समझ का धीरे धीरे विकसित होना, कह रहा अन्वेषण कौशल, अन्वेषण कौशल का मतलब खोज की आवश्यकता पड़ती है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि क्या इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करेंगे मेरे भाई, फास्ट कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट, बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। देखो क्या करा है, ज्ञान के निर्माण में, ज्ञान का निर्माण का मतलब क्या होता है कि बच्चे के अंदर समझ का विकसित होना। तो क्या बच्चा जब, देखिए ये ऐसे समझो, जब बच्चा संपादित करेगा क्या, गतिविधियां, क्या संपादित करेगा, गतिविधियां, उस गतिविधियों के माध्यम से बालक में अर्जित होगा क्या, अनुभव, करके सीखना। गतिविधियां संपादित किया उससे बच्चे में जुड़ेगा क्या, अनुभव। और जब अनुभव जुड़ेगा तो पास पड़ोस परिवेश की बच्चे में बनेगी समझ, इसी को कह रहा अवधारणा का बनना। जब समझ बनेगी तो वह नए चीजों को जानेगा, खोजेगा, उसका मतलब जानने का प्रयास करेगा, और वही है आपका अन्वेषण। इज द राइट आंसर, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, चलिए क्लियर हुआ, चलिए क्लियर हुआ। राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आओ प्रश्न नंबर 7, चित्रकाठी चित्रकारी भारत के किस राज्य में की जाती है? चित्रकाठी चित्रकारी भारत के किस राज्य में की जाती है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या बिहार में की जाती है, कह रहा आंध्र प्रदेश में की जाती है, महाराष्ट्र में की जाती है, और कह रहा इनमें से कहीं नहीं की जाती है। चित्रकाठी चित्रकारी आपको बताना है, किसको बताना है, चित्रकाठी चित्रकारी। तो देखो अगर हम बात करें बिहार की, आपको याद होगा मधुबनी जिला है और यहीं पर की जाती है कौन सी चित्रकारी। तो मेरे भाई आप बताओगे कि मधुबनी में की जाती है मधुबनी चित्रकारी, मधुबनी में की जाती है कौन सी चित्रकारी, तो आप बताओगे कि बिहार में की जाती है मधुबनी चित्रकारी। प्रश्न है कि कलमकारी, कलमकारी चित्रकारी कहां की जाती है? तो याद रखना कलमकारी चित्रकारी की जाती है आंध्र प्रदेश में। कहां की जाती है? आंध्र प्रदेश में की जाती है। और महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो यहां याद रखिएगा कि चित्रकाठी चित्रकारी कहां की जाती है। तो ये देखिए 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मतलब ये एक प्रश्न आपको 3 नंबर दिलाएगा।
एक प्रश्न आपको 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ? चलो आगे की ओर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल हो गया। चलो चलो आगे की ओर बढ़िए, आगे की ओर बढ़िए। आइए प्रश्न नंबर 8। रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? देखिए, कह रहा क्या पश्चिम बंगाल का है, कह रहा क्या उड़ीसा का है, कह रहा क्या छत्तीसगढ़ का है, और कह रहा क्या उत्तर प्रदेश का है। आपको बताना कि रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इसमें से दो बातें, एक प्रश्न और पूछ सकता है कि दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, या सबसे प्रसिद्ध कहां का मनाया जाता है। तो आपको याद रखना कि पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा। कहता है अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गणेश पूजा कहां का सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा गणपति बप्पा मोरया, कहां? महाराष्ट्र, याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर आपसे कहता कि रथ यात्रा, रथ यात्रा भारत के कहां? उड़ीसा में, तो ये सब याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे दशहरा, तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। ऐसे कुछ फेमस चीजें हैं जो आपके एनसीईआरटी में वर्णित है, और आपसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, या प्रश्न बनने की पूरी उम्मीद है। तो यह रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आपने बताया उड़ीसा। पूछा दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बताया पश्चिम बंगाल। पूछा गणेश पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आपने बताया महाराष्ट्र। प्रश्न पूछ ले जल्लीकट्टू किस राज्य का है? बताओ आप सभी लोग कमेंट करिए, जल्लीकट्टू कहां का प्रसिद्ध त्योहार है? ये सबसे ज्यादा विवाद में भी था, आपसे प्रश्न उठा करके पूछ सकता है जल्लीकट्टू। सभी लोग कमेंट करिए। चलिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9। 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत की आबादी का कितना प्रतिशत जनजातियां हैं? चलिए बिल्कुल 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 मैक्सिमम कमेंट करेंगे दोस्त, मैक्सिमम कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बताएं बताएं बताएं, बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम के जवाब आने चाहिए। चलिए देखो क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत की आबादी का कितना प्रतिशत जनजातियां हैं? ए कह रहा 5.6%, बी कह रहा 6.6%, सी कह रहा 7.7% और डी कह रहा कि 8.6%। याद रखिएगा कि भारत की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़ है, और उसके आधार पर अगर हम उसी को साक्ष्य माने तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के आबादी का कुल मिलाकर के 8.6% भारत में जनजातियां निवास करती हैं। देखिए मैंने मतलब आपके सीटेट में कहीं से प्रश्न बाहर जाने ही नहीं दिया जाएगा, वो हर डायमेंशन, हर वो कोना ढूंढ करके आपके बीच लाएंगे जिससे प्रश्न बनने की उम्मीद होगी। अब बिल्कुल बस इतना ही है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बस मेरा ध्येय यही है, मेरा लक्ष्य यही है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए क्या बात है, क्या बात है। मैक्सिमम का जवाब आने लगा, मैक्सिमम का जवाब, बिल्कुल बिल्कुल शानदार प्रदर्शन। चलिए आगे आए प्रश्न नंबर 10 की ओर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक तो बीज नहीं है? बीज नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा कि क्या गेहूं बीज नहीं है, कह रहा कि काली मिर्च नहीं है बीज, कह रहा साबूदाना बीज नहीं है, कह रहा सौंफ बीज नहीं है। प्रश्न नंबर 10 के लिए कमेंट करें। चले बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम के जवाब आने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, गेहूं एक बीज है, और गेहूं से आप जानते हैं बीज है, इसके माध्यम से पौधे उगाए जाते हैं। काली मिर्च ये बीज है, मतलब ये प्रकार की बीज है जो पौधों के पे होता है। साबुन दाना, ये देखिए बेसन और ये कई चीजों को, मतलब बेसन क्या, ये मैदा वगैरह को मिला करके बनाया जाता है, तो और चावल इत्यादि को पीस करके, तो साबुन दाना बीज नहीं है बल्कि बनाया गया उत्पाद है। और सौंफ भी एक प्रकार का बीज है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चले बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम का जवाब सही आ रहा है, इज द राइट आंसर साबुनदाना। आइए प्रश्न नंबर 11, भारत में सबसे बड़ी जनजातियों के नाम से कौन सी जानी जाती है? कह रहा कि क्या थारू जानी जाती है, बी कह रहा क्या गोंड जानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि क्या मीणा जानी जाती है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या भील जानी जाती है। मैक्सिमम कमेंट करेंगे, चलिए मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम कमेंट करेंगे मेरे भाई, मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम के कमेंट आने चाहिए, मैक्सिमम। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम के जवाब आ रहे हैं, मैक्सिमम के जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए देखिए आप समझिए बात को। कह रहा कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति के नाम से, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? गोंड जनजाति। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 12, कह रहा टीन जमीन का संबंध किस राज्य से है? याद करिए, याद करिए एनसीईआरटी का वह पेज जिसमें कहता है कि मतलब मीरा कहता है कि यहां पर हमारे यहां टीन की खेती होती है, और टीन अगर आपसे 2019 में भी प्रश्न आया, 18 में भी प्रश्न आया, सबसे पहले आप कमेंट करिए कि टीन का संबंध किस राज्य से, मतलब टीन जमीन का। और टीन जमीन है क्या, आप इसको ध्यान से सुनिए। देखिए यह मूल रूप से आदिवासियों के द्वारा खेती करने का, आदिवासियों के द्वारा कृषि करने का एक प्रचलित तरीका है, और इस प्रचलित तरीके का सबसे मूल क्या है, तो याद रखिएगा कि इसमें एक टीन बराबर बीज, मतलब एक टीन बीज कितनी भूमि में बोई जाएगी, उतनी भूमि उस वर्ष विशेष में, मतलब टीन के दाने के आधार पर या टीन में बीज के आधार पर भूमि आवंटित की जाती है। इसी को टीन जमीन या इसी को टीन खेती कहते हैं। कह रहा मणिपुर में, असम में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में यह टीन की खेती कहां की जाती है? चलिए बताया, तो एक टीन से तात्पर्य एक टीन बीज बराबर जितनी भूमि में बोई जाएगी उस वर्ष उतना आवंटित किया जाएगा। जो 5 टीन जमीन बराबर जो लिया, या 5 टीन बीज बराबर जो जमीन लेता है, इसके आधार पे मतलब खेती का आवंटन होता है जनजातियों में, उसी को टीन जमीन कहते हैं। और यह कहां प्रसिद्ध है? याद रखिएगा यह भारत के मिजोरम राज्य की आदिवासी जनजातियों में। लेकिन आप और कमेंट बहुत कम लोग कर रहे हो, बताओ इतना, मतलब इतने लोग, लगभग 6000 लोग क्रॉस कर रहे हैं, और 6000 लोगों का ये कमेंट इतना धीरे धीरे आ रहा है। कमेंट करोगे प्रश्न याद हो जाएगा, एनसीईआरटी है भाई, क्यों लापरवाही कर रहे हो आप? सही तरीके से करिए, सभी लोग कमेंट लिखिए। कहां? मिजोरम इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैक्सिमम के जवाब आने लगे, मैक्सिमम के जवाब आने लगे, क्या बात है, मैक्सिमम के जवाब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। चलिए प्रश्न नंबर 13, कह रहा कि पट्टा चित्रकारी भारत के किस राज्य में की जाती है? पट्टा चित्रकारी कह रहा क्या झारखंड में की जाती है, कह रहा पश्चिम बंगाल में की जाती है, कह रहा महाराष्ट्र में की जाती है, कह रहा क्या उड़ीसा में की जाती है। प्रश्न नंबर 13 के लिए कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 13 कि पट्टा चित्रकारी भारत के किस राज्य विशेष में की जाती है? तो याद रखिएगा जब पट्टा चित्रकारी की बात की जाएगी, पट्टा चित्रकारी भारत के उड़ीसा राज्य में की जाती है, और इस चित्रकारी के अंतर्गत घर के आंगन दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें फूल, पत्तियों, जानवरों और इंसानों के चित्र होते हैं। क्या क्या? ये घर के आंगन व दीवारों में ये चित्र बनाए जाते हैं। इस चित्र को बनाने के लिए प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है, और इसमें पशु पक्षी, मतलब पशु पक्षी, फूलों, मतलब पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और मानव का चित्र बनाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ये लेकिन ये बात याद रखना, ये वाला एरिया पूछ सकता है, मैं लिख देता हूं। फूल पत्तियों, ये देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख रहा हूं। फूल पत्तियों
पशु पक्षियों, फूल पत्तियों, पशु पक्षियों और मानवों का। और रंग कौन सा होता है? तो याद रखिएगा रंग होता है दोस्त कौन सा? प्राकृतिक रंग के आधार पर यह किया जाता है। किसके आधार पर? तो यह प्राकृतिक रंग के आधार पर किया जाता है। इज द राइट आंसर क्या होगा? इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ओडिशा। आइए प्रश्न नंबर 14 कह रहा दिलीप तिर्की का संबंध किस खेल से है? पूछता है ना, ये एक नंबर का फिक्स है, खेल से पूछता है। और इस बार टारगेट किया हूं मैं, टारगेट किया हूं। कह रहा बॉक्सिंग से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है, या एक स्वतंत्रता सेनानी है? कमेंट करिए प्रश्न नंबर 14, कमेंट करिए प्रश्न नंबर 14। चलिए क्या बात है, क्या बात है। लेकिन हां, अब तक अगर आप मेहनत थोड़ा सा, अगर आप सकारात्मक सहयोग किए होते तो यह संख्या 8000 क्रॉस कर गई होती। अभी नहीं पहुंची है, अभी नहीं पहुंची है, ये संख्या अभी भी नहीं पहुंची है। बताओ ऐसे कैसे होगा? चलिए ठीक है, आपने लाइक नहीं किया था, मैंने एक भी बार नहीं बोला ना। आप लगभग 6500 के आसपास पहुंच रहे हो, आपने लाइक नहीं किया, मैंने नहीं कहा मेरी मेहनत नहीं है आप मत लाइक करिए, लेकिन शेयर तो कर दीजिए, आपके काम की चीज है, एक बार कर तो दीजिए। ठीक है, चलिए दिलीप तिर्की का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये भारत के प्रसिद्ध है हॉकी, मतलब हॉकी के प्लेयर है, हॉकी के खिलाड़ी है, ये याद रखिएगा। जैसे पिछली बार आपका पूछा था, जैसे आपका पूछ लेगा चाहे भारोत्तोलक, जैसे पिछली बार भारोत्तोलक पूछा था, इस बार याद रखिएगा ये हॉकी आपसे पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसका? एनसीईआरटी। मतलब देखिए अब वो कोना मैं ढूंढ करके ला रहा हूं जो आपकी तैयारियों के लिए अहम है, कोने कोने से तैयार कर रहा हूं आप, लेकिन प्रयास करेंगे तभी। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो आगे की ओर बढ़ा जाए, आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए आइए प्रश्न नंबर 15 कह रहा बांस के कोपल को किस राज्य के लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? चलिए बांस के कोपल को, बांस के कोपल का मतलब होता है, देखिए क्या, जब बांस होता है ना तो इसमें ऐसे मुलायम इस तरीके का एक संरचना वाला इसका एक कवर होता है, इसी को बांस का कोपल बोला जाता है या बांस का छिलका। चलिए इसको क्या बोलते हैं? बांस का छिलका बोलते हैं, मतलब बांस का कोपल या ये बांस का छिलका कहलाता है। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा क्या उड़ीसा के लोग खाते हैं, पंजाब के लोग खाते हैं, मिजोरम के लोग खाते हैं, या नागालैंड के लोग खाते हैं? तो देखिए इस आप दो तीन बातें, जैसे एक तो पंजाब इंपॉर्टेंट है, साग, चने की साग, चने की साग, और कह रहा मक्का रोटी, मक्का की रोटी, चने की साग और मक्का की रोटी कहां के लोग बड़े चाव से खाते हैं? तो आप याद रखिएगा ये पंजाब के लोग। बांस के कोपल को किस राज्य के लोग खाते हैं? याद रखना नागालैंड। एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिंगहुफेन, सुन लीजिए, लिंगहुफेन, लिंगहुफेन ये है क्या? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये है सांप का सूप। ये क्या है? यह है सांप का सूप, और इसको चाव से या बड़े शौक से कहां के लोग खाते हैं? तो याद रखिएगा हांगकांग के लोग। कहां के लोग? हांगकांग के लोग, हांगकांग के लोग सांप, ये मतलब लिंगहुफेन ये सांप का सूप है, और इसको हांगकांग के लोग बड़े शौक से खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। तो देखिए दो तीन चीजें, जैसे गुजरात का, गुजरात का आपसे चाहे तो पूछ सकता है, तो याद रखिएगा लेमन राइस और ढोकला, गुजरात का लेमन राइस और ढोकला, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। मोमोज नागालैंड के लोग खाते हैं, मतलब ये यहाँ का सबसे फेमस है, ये इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछेगा। नारियल का टैपियोका आप बताओगे केरला, नारियल के तेल में बली मछली आप बताओगे गोवा। ये सब देखो, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको रिवीजन करते रहिए। तो इसका प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो गया? प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो गया आपका ये ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर डी, 15 का डी। चलो प्रश्न नंबर 16, भोजन पकाने का तरीका निम्नलिखित में से क्या नहीं है?
क्या भोजन को भून कर नहीं पकाते हैं, उबाल कर नहीं पकाते हैं, सेक कर नहीं पकाते हैं, गूंथ कर नहीं पकाते? देखिए, आपको पकाना शब्द याद रखना है। हम भूनते हैं तो जैसे हम आपने देखिए चना को भून देते हैं, हम जरूरत पड़ने पर आलू को भी भून देते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको हम भून करके खाते हैं। उबाल करके हम आलू भी खाते हैं, उबाल करके हम चावल भी बनाते हैं, उबाल करके हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। करा सेक कर हम ब्रेड तैयार करते हैं, सेक कर हम रोटी बनाते हैं, इस तरीके। लेकिन गूंथ कर, तो देखिए गूंथ कर पकाया नहीं जाता है, बल्कि आटे को गूंथ करके सेकने के लिए तैयार किया जाता है। तो गूंथ करके ये आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गलत है। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। चलिए, मैक्सिमम का क्या बात है मेरे भाई, बिल्कुल मैक्सिमम के शानदार जवाब आने चाहिए। आओ प्रश्न नंबर 17, देखिए क्या करा है। यदि मां का रक्त समूह बी है और पिता का रक्त समूह ए बी है, यदि मां का रक्त समूह बी है और पिता का रक्त समूह ए बी है, तो पहले बच्चे में बी रक्त समूह होने की कितनी संभावना है? 50%, 75%, 33%, 25%। चलिए, आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से संभावना कितनी है, तब से मैं बताता हूं। देखिए, यदि किसी मां का, हमने ये माना कि मां का रक्त समूह ए है और पिता का बी है, तो पूछता है कि बच्चे में ए होने की या बच्चे में बी होने की संभावना कितनी है? तो देखिए, या तो बच्चे का हो सकता है रक्त समूह ए, या तो बच्चे का रक्त समूह हो सकता है बी, या तो बच्चे का रक्त समूह हो सकता है ए बी, या तो बच्चे का रक्त समूह हो सकता है ए बी। तो अगर 100% मतलब 100/3 करोगे तो एक के होने के चांसेस कितने हो गए? 33% हो गए। तो इसके आधार पर अब अगर ए है और मां का मतलब मां का ए तो बी, तो बच्चे में ए होने की 33% संभावना, बी होने की 33% संभावना और ए बी होने की 33% संभावना। ये तो हुआ ना। अब आगे देखिए, जैसे यहां पर ध्यान दीजिए कि पिता है, मैंने पिता को प्लस से संबोधित कर दिया और माता को माइनस से। पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह ओ है, तो होने वाले बच्चे में ए भी हो सकता है और होने वाले बच्चे में ओ भी हो सकता है। तो अब यहां रक्त समूह होने की संभावना कितना प्रतिशत है? तो आप बताओगे मेरे भाई की 50% है। समझ में आ रहा है ना? ये ऐसे होता है। चलिए, अब कह रहा है कि यदि मां का रक्त समूह बी है, अब यहां पर देखिए, इसको मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं। मां का रक्त समूह बी है और पिता का रक्त समूह के क्या है? तो पिता का रक्त समूह ए बी है। तो कह रहा पहले बच्चे में बी, तो पहले इसको डिवाइड करिए। तो बच्चे का क्या हो सकता है? देखिए, ए है, बच्चे का ए भी हो सकता है, बी कॉमन है तो बच्चे में बी हो सकता है, और बच्चे में दोनों इंटीजर पाए जा सकते हैं ए बी। तो 100 का यहां पे 1/3 करेंगे तो ये प्रतिशत कितना आएगा? तो याद रखना, ये 33% आएगा। तो इसके आधार पे कह रहा है कि पहले बच्चे में बी रक्त समूह होने की संभावना कितनी है? तो पहले बच्चे में बी रक्त समूह होने की संभावना होगी कितनी? 33%। क्लियर हुआ मेरे भाई, क्लियर हुआ। चलो आगे की ओर। मैक्सिमम का कमेंट आ रहा है, मैक्सिमम का सही जवाब आ रहा है, लेकिन वह क्या बात है, शानदार जवाब। लेकिन एक बात को लेकर के मुझे निराशा अभी भी हो रही है। 72-73 लाइव हो, लाइक नहीं किए हैं आप। मतलब इतना मैं चिल्लाया कि मेरा पेट तक दर्द होने की नौबत आ गई। एक लाइक नहीं कर रहे, बताओ क्या आप अपने गुरु का सम्मान कर रहे हैं? बस यही बात है और कुछ नहीं। चलिए, बहरहाल मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 18, सुनसान पेड़ों की ऊंची डाली पर अपने घोंसले का निर्माण कौन करता है? सुनसान पेड़ों की सबसे ऊंची डाली पर घोंसले का निर्माण कह रहा गिद्ध करता है, गौरैया करता है, कबूतर करता है, कह रहा इनमें से कोई नहीं करता। बताओ। देखो, कबूतर
तो ये किसी भी स्थान पर या मनुष्यों के घरों में, पंखों के ऊपर, अलमारी के ऊपर, रोशनदान के ऊपर, ये वहां पर कर लेते हैं। गौरैया की भी यही स्थिति है कि घर के अंदर, मनुष्य के घर के अंदर कोई सुराख है तो वह वहां पर करता है। नियमित चलेगी भाई। प्रवीण शुक्ला में मैं ये बताओ, अगर अब किसी दिन गैप होगा तो आप हमसे बात करना, अगले दिन किसी दिन गैप होगा तो आप हमसे बात करना। सिर्फ अभी एक बात ये बताओ कि प्रश्न अच्छे हैं, मजेदार प्रश्न लिया हो कि नहीं, बस इतना लिखिए, बस इतना लिखिए, बाकी छोड़िए। चलिए तो देखो, सुनसान पेड़ों की ऊंची डाली पर, तो सुनसान पेड़ों की ऊंची डाली पर बनाता है गिद्ध, लेकिन कह रहा है कि सिर्फ इतना कह रहा, सुनसान शब्द का प्रयोग कर दिया, गिद्ध हो गया। कह रहा सबसे ऊंचे पेड़, सबसे ऊंचे पेड़ की, सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर, सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौन घोंसला बनाता है? तो आप कहोगे कौन बनाता है, तो आपका जवाब होगा मेरे भाई चील। कहता किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है? आप बताओगे कौआ। मतलब सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली चील, किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली कौआ, सुनसान पेड़ पर, मतलब जो सबसे बड़ा पेड़ हो इलाके का लेकिन वो सुनसान इलाके में हो तो उस पर हमेशा गिद्ध बनाता है। और गिद्ध, चील, भाई देखो ये सुनसान पेड़ तो हो गया, ऊंची डाली की बातें सेटिस्फाई करता है चील, तो चील के छोड़े घोंसले में भी मतलब ये मूल रूप से अपना निवास कर लेते हैं। तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। देखो प्राइवेट की बात मैं नहीं करूंगा, प्राइवेट का वादा मैं आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि जिस दिन इंपॉर्टेंट मैटर होंगे, जिस दिन अति संभावित होंगे, वो संस्था की प्राइवेसी होती है, वो कि जो लाइव है, जो मेहनत की है, वो उनको मिले। आप इस बात को मैं कौन सी होगी लाइव, कौन सी नहीं रहेगी मैं नहीं जानता। आप जो लाइव हो वो अच्छे से देखो, बस शाम 7 बजे आ जाओ, 8 बजे तक एकदम गदगद होकर के चले जाओ। बस मेरा बस इतना ही कहना और कुछ नहीं। बस चलिए, चलिए ठीक है, चलिए चलिए बिल्कुल बिल्कुल आगे की ओर बढ़िए। तो ये हो गया ना, 18 हो गया। आओ 19, कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? एक कह रहा दोनों की दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा होती है। कह रहा अंधेरे में अपनी मूंछ द्वारा शिकार का पता लगाते हैं। कह रहा इनकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा इनमें से सभी। अब ध्यान से सुनिए, सारे कॉमन चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए शेर और बाघ, इन दोनों की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि दो के दोनों सबसे पहले तो जंगल में पाए जाते हैं। दो के दोनों कहां पाए जाते हैं? जंगल में पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये अपने मूत्र के गंध, किससे? ये अपने मूत्र के गंध के माध्यम से अपने इलाके का निर्धारण करते हैं। दोनों में, कुत्ते वगैरह में भी पाई जाती है। इन दोनों की कॉमन विशेषता है कि ये अपने इलाके में लगातार मूत्र मतलब गिराते रहते हैं, और जब दूसरा कोई जानवर आ जाता है तो उसके मूत्र की गंध से ये आसानी से पकड़ लेते हैं कि हमारे इलाके में कोई अन्य जानवर या दूसरा शेर, दूसरा बाघ आ गया है, और उसको ये भगा देते हैं। पहली बात, दोनों की दृष्टि, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है कि दोनों की दृष्टि, तो गिद्ध चील बाज, तो हमने आपको बताया गिद्ध चील बाज के पास पैर कितने होते हैं? 2। देखने के लिए आंख कितनी होती है? 2। तो इसका मतलब गिद्ध चील बाज मनुष्यों की तुलना में कितना देखते हैं? मेरे भाई आप बताओगे 4 गुना। शेर के पास, शेर या बाघ, चीता जो भी आप कहते हैं, इसके पैर कितने होंगे? आप बताओगे 4। इनके पास आंखें कितनी होती है? बोलोगे 2। तो इनको देखने की क्षमता बोलो मेरे भाई कितना होगा? आप बताओगे 6 गुना होगा। बताओ, 2 पैर गिद्ध चील बाज के, 2 आंखें बराबर कितना देखेंगे मनुष्य की तुलना में? 4। शेर और आपके जो बाघ पाए जाते हैं, इनके पास पैरों की संख्या 4, 2 देखने के लिए आंखें, तो ये कितना देखेंगे? 6 गुना ज्यादा देखेंगे। तो ये दोनों मनुष्य की तुलना 6 गुना ज्यादा देखते हैं। अंधेरे में तो देखो,
शेर और बाघ के मूंछ जो होती है वो बहुत पतले होते हैं, और ये हवा के दाब, मतलब हवा समान रूप से चारों ओर से दबाव बनाती है, तो उसकी वजह से मूंछ हिल रहा है। जब कोई एक जानवर किधर से भागेगा तो उसके भागने से दाब कम ज्यादा होता है, और यह दाब कम ज्यादा होने से जो मूंछ हिलती है उसमें वह आसानी से अंतर कर लेता है। यह विशेषता पाई जाती है। इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो ये चीजें कॉमन है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19 का, हाँ, और ये भी बात ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, डेली तो क्लास ले रहे भाई, चलो आगे आओ। अभी और प्रश्न है, केवल 20 की बात नहीं है, बिल्कुल प्रश्न है एकदम, बिल्कुल आप शानदार तरीके से चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जिसके दांत तो होते हैं परंतु वह भोजन को निगल करके खाता है? कह रहा स्लॉथ, पेंगुइन, सांप, और कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2-3 बातें कॉमन है, 2-3 बातें कॉमन है, पहले आप अच्छे से समझो। क्या कह रहा है कि स्लॉथ लगभग 18 घंटे सोने वाला दुनिया का सबसे आलसी जीव, पेड़ों से उल्टा लटक करके सोता है, सप्ताह में 1 दिन मलमूत्र त्याग के लिए उतरता है और नहा धो करके तैर करके तब पेड़ों पर चढ़ता है, एक अच्छा तैराक माना जाता है। स्लॉथ एक शाकाहारी जीव होता है, स्लॉथ एक शाकाहारी जीव होता है। जिस पेड़ पर रहता है, ये जिस पेड़ पर रहता है या उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है, और एक पेड़ पर यह लगभग 5 साल रहता है और अपने जीवन में यह 8 पेड़ों पर रहता है। तो 5 40, मतलब इसकी जो औसत आयु होती है वह 40। 4-5 बातें मैंने आपको बताई। बिल्कुल आपके कमेंट में इमोजी मैं देख करके या आपके द्वारा जो दिल और जो लाइक, बिल्कुल आभारी हूं दोस्त मैं आपका। मैं हमेशा नतमस्तक रहता हूं अपने विद्यार्थियों के सामने कि मुझसे कड़ी मेहनत आप करते हो और उसी में मैं आपको एक मार्ग केवल दिखाता हूं। हम दोनों आगे की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। मैं नतमस्तक हूं आपके सामने, इसमें कोई भी बात नहीं है। ठीक है, अभी और भी प्रश्न ले लेंगे, आप घबराओ मत। तो स्लॉथ क्लियर हुआ, दुनिया का सबसे आलसी जीव, 18 घंटे सोता है, मतलब 17 से 18 घंटे, 17 घंटे 18 घंटे सोता है, और यह मलमूत्र का त्याग करने के लिए सप्ताह में 1 बार उतरता है पेड़ से, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है, और ये एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है, और ये अपने जीवन में लगभग 8 पेड़ों को बदलता है। तो 5 40, मतलब कुल इसकी औसत आयु 40 वर्ष होती है। और ये दक्षिण अमेरिका वाले महाद्वीपों में पाया जाता है या दक्षिण अमेरिका वाले भागों में पाया जाता है। भालू के जैसा है पर यह भालू नहीं है। आगे देखो पेंगुइन, तो पेंगुइन के लिए एक प्रश्न केवल, यह ना उड़ने वाला पक्षी, क्या कह रहा है? ना उड़ने वाले पक्षी के नाम से हम किसको जानते हैं? तो ये याद रखिएगा, पेंगुइन को जानते हैं। और ये अधिकांशतः यह भी साउथ अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के यह समुद्र तटीय भागों में पाया जाता है। अब आओ सांप, समझो सांप की क्या विशेषता है। सांप सबसे पहले याद रखिएगा, यह सरीसृप प्रजाति का, किस प्रजाति का? तो याद रखना यह सरीसृप प्रजाति का जीव है। तो सांप केचुआ को हम जो सरीसृप बोलते हैं, सरीसृप का मतलब होता है रेंग कर चलने वाला, सरक कर चलने वाला। तो सांप रेंग कर चलने वाला जीव है। दूसरी बात आप सुनो, दूसरी बात, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं और वह अपने दांत का प्रयोग मतलब भोजन के लिए नहीं करता बल्कि सामने वाले तक जहर पहुंचाने के लिए करता है। सांप के दांत तो पाए जाते हैं परंतु वह भोजन के लिए नहीं बल्कि सामने वाले के जहर पहुंचाने के लिए करता है। अच्छा, एक बात सुना है ना, सांप किसी को काट के पलट जाए तो व्यक्ति जीव बचता नहीं है, वो बात सही है। देखो सांप के 2 खोखले दांत ऐसे पाए जाते हैं, इसके लंग से जहर वाली नली जुड़ी होती है और नीचे तस्तरी नुमा मतलब गड्ढा नुमा रहता है। अगर सांप किसी को काटा और काट करके पलट गया तो पूरा जहर उसके व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है अगर सांप किसी को काट के पलट जाए तो व्यक्ति बचता नहीं। एक सांप से और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि सांप के कान नहीं पाए जाते हैं तो वह कैसे सुनता है, वह ध्वनियों को कैसे सुनता है? तो सांप के शरीर में सबसे ज्यादा कंपन को महसूस करने की
कंपन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, तो सांप के सूंघने की जो प्रवृत्ति होती है वह किसके माध्यम से होती है? तो मेरे भाई याद रखना, कंपन के माध्यम से। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या था? तो आप जानते हैं इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, सांप। आइए आगे की ओर चलते हैं। और आज मतलब बिल्कुल आपसे इतना दिल खुश है कि मैं क्या बताऊं, आपका जो आगे का मैटर था, आइए हम उन प्रश्नों को फिर से लेके चलते हैं। मतलब ये कल के लिए मैं भले बनवा था, लेकिन आज मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा। चलिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा पर्यावरण का थीम नहीं है? फिक्स 1 नंबर का प्रश्न। अभी मैं आपको इस बात का चैलेंज कर रहा हूं, 1 नंबर का फिक्स प्रश्न लेकर के जाओ, हर साल पूछता है घुमा करके। पिछली साल अगर थीम पूछा होगा, इस साल उप थीम पूछेगा, और अगर ये पिछली बार उप थीम पूछा था, इस बार थीम पूछेगा। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा पर्यावरण अध्ययन का थीम नहीं है? भोजन, आश्रय, जल और कह रहा मौसम। ध्यान दीजिए, परिवार एवं मित्र। क्या? परिवार एवं मित्र, यह है आपका पहला। दूसरे नंबर पर भोजन, आश्रय, जल, जल चौथे नंबर पर जल, पांचवें नंबर पर यात्राएं, और छठे नंबर पर क्या है? हम जो सोचते हैं। हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, ये है मेरे भाई क्या? ये है 6 का 6 पर्यावरण का मुख्य थीम। अब आगे बताओगे, उप थीम आपसे पूछ सकता है। क्या उप थीम पूछ सकता है? 4 होंगे मेरे भाई। क्या क्या होगा? और देखो, संबंध होगा, बोलोगे हाँ होगा। कार्य एवं खेल होगा, आप कहोगे कि कार्य एवं खेल होगा। मैं कहूंगा कि क्या पशुएं होगा, आप कहोगे कि हाँ पशुएं होगा। मैं कहूंगा कि क्या पौधे होगा, आप कहोगे हाँ पौधे होगा। मतलब उप थीम की संख्या मेरे भाई कितना बताओगे? 4। और मुख्य थीम की संख्या कितनी बताओगे? तो आप बताओगे 6 हर साल। मतलब ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। देखो आप क्या है। तो अब आओ प्रश्न में पूछा क्या है? पर्यावरण का थीम पूछा है, मतलब ये 6 की बात कर रहा है। भोजन है, हाँ है। आश्रय हाँ है। जल है, हाँ है। मौसम नहीं है, मौसम। इसका मतलब इस प्रश्न का हमारा जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मौसम नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये आगे आओ, चलिए आगे आइए। प्रश्न नंबर 2, बद्ध अंत वाले प्रश्नों की मजा आ गया। चलिए आप सब कमेंट करोगे, मैं बताया हूं आपको कि बद्ध अंत वाले प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। मैं अभी बताया हूं आपको कि अभिसारी और बद्ध अंत का मतलब कैसा? तो आप कहोगे कि बधा हुआ का मतलब क्या? तो मेरे भाई आप बताओगे निश्चित दायरे में रह करके उत्तर दिया जाए, जिसका एक भी उत्तर हो सकता है या जिसका उत्तर सीमित हो। बताओ, कमेंट करिए। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करेंगे, बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है। चलिए तो देखिए, जहां पर हम दायरे में रहें, बहुविकल्पी प्रश्न। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अब ऑप्शन ढूंढोगे 5 जून। अब आपका क्या मन है? क्या जब चाहो 5 मार दो, जब चाहो तो 7 जून मार दो। मार दोगे तो लहूलुहान हो जाओगे। 5 जून 7 जून अपने मन से जहां मारे तहां लहूलुहान हो जाओगे। इसका जवाब 5 ही जून होगा। यही होता है बधे हुए दायरे में। समझ में आया ना मेरे भाई? बधे हुए दायरे में। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे आओ प्रश्न नंबर 3, अधिगम अनुभव का विस्तार करने वाली पर्यावरण अध्ययन की विधि कौन सी है? अधिगम अनुभव। तो कह रहा है निगमन विधि प्राथमिक स्तर पर प्रयोग ही नहीं की जाती है। अभिविन्यास विधि मतलब असाइनमेंट घर दिया करने के लिए, और कह रहा दत्त कार्य विधि, और कह रहा इनमें से कोई नहीं। देखो एक से अधिक ऑप्शन सही है। इन दोनों का कार्य क्या होता है? दोनों का कार्य पास पड़ोस परिवेश में जाकर के होता है। क्या अवलोकन? फंस गए आप, बताओ। दोनों का कार्य भाई, अब असाइनमेंट देते हैं पास पड़ोस परिवेश का अवलोकन करके पूरा करो। दत्त कार्य भी उसी लिए देते हैं। और बात क्या कह रहा है? अधिगम अनुभव का विस्तार। तो अधिगम अनुभव का विस्तार होता है अवलोकन के माध्यम से, पास पड़ोस परिवेश का अवलोकन करूंगा। बताइए जरा क्या होगा सही? चलिए क्या बात है, क्या बात है, शानदार जवाब। चलिए बताएं बताएं।
मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए भाई। ये नहीं यार, लगभग 9000 पहुंचने वाले हो, आपका कमेंट तो ऐसा आना चाहिए कि हमको पढ़ने के लिए रोकना पड़े। मारो एकदम जल्दी जल्दी भाई, कमेंट एकदम फास्ट आना चाहिए। देखो आप ये सोचो ना यार, 13 घंटे पढ़ा करके जोश में चिल्ला रहे हैं और आप कमेंट नहीं कर पाओ। कमेंट एकदम फास्ट कमेंट करिए, एकदम स्पीड से कमेंट करिए। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल शानदार। देखो अभिविन्यास भी सही है, दत्त कार्य भी सही है, लेकिन आप अभिविन्यास वर्ष में एक बार 2 बार आप दोगे। सेमेस्टर एग्जाम है तो 1-2 बार दोगे, और अगर वार्षिक एग्जाम है तो आप 1 बार दोगे। लेकिन दत्त कार्य आप रोज दे रहे हो, तो ज्यादा अधिगम अनुभव का विस्तार अभिविन्यास से होगा कि दत्त कार्य से होगा? आपका जवाब होगा कि दत्त कार्य से होगा। तो इज द राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इज द राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। इज द राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और एकदम फास्ट कमेंट आना चाहिए। क्या बात है। लेकिन हां, अभी भी एक बात को लेकर के मेरे मन के अंदर नाराजगी है आपसे। एक बात को लेकर के आपके से नाराजगी है। नाराजगी इस बात की लेकर के 9000 पहुंचने वाले हो, ये मेरे लिए शर्म की बात है कि उतने लोगों ने लाइक नहीं किया है। अभी भी आप हो चैनल पे और आपने लाइक नहीं किया है। मैं क्या मानूं कि मेरी क्या प्रतिष्ठा? आप केवल मस्का लगाते रहो तो बहुत गुरुजी ऐसे, गुरुजी वैसे। कम से कम इतना तो, जितने लोग लाइव हो उतने लोग भाई लाभ ले रहे हो। एक लाइक नहीं कर सकते क्या? एक शेयर नहीं कर सकते क्या यार? हद है। मतलब अब इसके आगे मतलब हमें विवश कर दिया बोलने के लिए। चलिए आज 8 बज गया है, तो इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, आप सभी लोगों को शुभ संध्या। सभी लोग एक बार कमेंट जरूर, खत्म होने के बाद भी आप कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? क्या मैंने मेहनत किया कि नहीं किया? क्या मैं आपको प्रभावित करने का प्रयास किया कि नहीं किया? क्या मैं आपको एक सही दिशा देने का प्रयास किया कि नहीं किया? आप एक कमेंट जरूर करेंगे, एक कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, तो आप सभी लोग जीवन में आगे की ओर बढ़ें। आज मंगलवार है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, अपने आराध्य देव से सीटेट अच्छे अंकों से, सीटेट पास नहीं अच्छे अंकों से आप सभी पास हो जाएं। आप सभी लोगों का एक अच्छी समझ विकसित हो, आप अपने जो जीवन का लक्ष्य हासिल किए आप उस मुकाम पर जाएं। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। यूपी टेट सुपर टेट के लिए आप सभी भाई बहनों को दिया जाने वाला भारी डिस्काउंट अब 30 दिसंबर तक उपलब्ध है। सभी भाई बहनों के लिए ये अंतिम अवसर है। निश्चित रूप से 5 दिसंबर और 15 दिसंबर का जो बैच यूपी टेट और सुपर टेट का प्रारंभ हुआ है, ये अंतिम बैच आप सभी भाई बहनों का कैसे आप प्रवेश लेंगे इसके विषय में हम आपको बता दे रहे हैं। पहली बात तो प्ले स्टोर से चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद ऐप आप डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट को आप क्रिएट कर लेंगे। पहले से आईडी आपकी बनी हुई है तो लॉगिन आप कर लेंगे, और अगर आप आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पे क्लिक कर लेंगे। टीचिंग जॉब में आपको यूपी टेट और सुपर टेट का कोर्स आपको मिल जाएगा। कोर्स की बात किया जाए तो 5 दिसंबर यूपी टेट का बैच है और 15 दिसंबर सुपर टेट का बैच उपलब्ध है। अब देखिए, बाई करने के बाद बाई करते समय एक चीज आप ध्यान रखिएगा, C2020 ये कूपन कोड हम आपको बता दे रहे हैं। जब ये कूपन कोड आप लिख देंगे और अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा जो फीस आपको दिख रहा है। तो बाई करने के बाद मेरे भाई चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के बिल्कुल सामने 3 लाइनें हैं, यहां पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे परचेज कोर्स आएगा। परचेज कोर्स के बाद ऑल वीडियोज, मॉडल पेपर, ये आपको विकल्प दिखाई पड़ेंगे। ऑल वीडियोज में यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस बिंदास आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, ये कुछ मोबाइल नंबर हैं आपकी मदद के लिए, लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे, बहुत अधिक कॉल होते हैं इसलिए नंबर बिजी हो सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको एडमिशन प्रोसेस बताया है। आप प्रोसेस कर लीजिए और मुस्कुराइए। आप चंद्रा में हैं, तमाम जो चयनित भाई बहन हैं उनसे आप जरूर चंद्रा के बारे में आप पूछिए। पिछले वर्ष जिस तरह से सीधे पैसेज तक परीक्षा में आ गया था सुपर टेट के, यूपी टेट सुपर टेट में जिस तरह से सीधे सीधे चंद्रा इंस्टीट्यूट ने प्रश्नों को फंसाया है,
चंद्रा इंस्टीट्यूट अलग से टीचर के अलावा एक्सपर्ट भी रखता है। ये केवल चंद्रा इंस्टीट्यूट करता है ताकि हर हाल में हमारे भाई बहन सफल हों। एक मेहनती टीम से जुड़िए, समर्पित टीम से जुड़िए और हर हाल में सफलता हासिल करिए। धन्यवाद, धन्यवाद।